जय जिनेन्द्र बंधुओं, हमारे इस विशेष कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य की नई श्रृंखला वास्तु अदालत में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हर बार की तरह हमारे साथ इस बार स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित है विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न जिनमें आप भ्रमित हो चुके थे, वास्तु से संबंधित आपके अंदर इतनी सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई थी कि आपने वास्तु पे भरोसा ही छोड़ दिया था। लेकिन आज यहां पर वो भ्रांतियां पुनः आपसे दूर की जा रही हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर दी जा रही है इस वास्तु अदालत के अंदर। और यहां पर मैं आपके बिहाफ पे यहां पर डॉक्टर साहब से सारे प्रश्नों के उत्तर ले रही हूं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर साहब, तो क्या आज हम फिर तैयार हैं अपने दर्शकों के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तु से संबंधित इस प्रकार की आप जानकारी बिल्कुल में जी मजबूर रहे हैं। मत होइएगा, दर्शक की सारी शंकाएं समाधान करिए और मैं आपका एक एक करके सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आपके ही पूछे गए पहले प्रश्न को लेकर, जो हमने कल के एपिसोड में छोड़ दिया था। वो ये था कि कई बार वास्तुविद इस तरीके की जानकारी लोगों को देते हैं कि भूमि को जो वो खरीदते हैं यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, वो सीधे सीधे तौर पे ये कह देते हैं ये स्थान उत्तम नहीं है फैक्ट्री के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी दी थी, लेकिन आज पुनः आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से हम उस नेगेटिव भूमि को पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये जवाब देना चाहूंगा कि आप परीक्षण कैसे करेंगे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। जी। प्रश्न तो यहाँ होना चाहिए कि क्या है वास्तु सिर्फ दिशा देख करके और भूमि को कह देना कि ये गलत ये सही है, बिल्कुल जो वास्तुविद कह रहा वो वास्तुविद है नहीं मेरे अनुसार तो। क्योंकि जो जिसने कह दिया दक्षिण दिशा की भूमि है ये खराब है, इसमें मत रहिएगा, इसमें व्यापार मत करिएगा, मैं आपको वो आंकड़े पेश करना चाहता हूं इस भारत के कि चाहे इस भारत में आप दक्षिणी बॉम्बे देखिएगा, दक्षिणी दिल्ली है, ये दिल्ली दक्षिण का दिल्ली और उत्तर का दिल्ली, आप देखिएगा दक्षिणी बेंगलोर, आप देखिएगा दक्षिणी चेन्नई, आप देखिएगा दक्षिण का कोई भी शहर का हिस्सा, वह आपको 4 गुनी कीमत होगी उसकी। उसमें सबसे प्रतिष्ठित और सबसे वैभवशाली लोग निवास कर रहे होंगे। अब बात आती है आपके अभी नगर के दक्षिणी भाग था, अब दक्षिण फेस दक्षिण मुखी जितने भी व्यापार होते हैं, केमिकल, मेडिकल, सराफा इत्यादि अनेक, इवन दैट कुछ निवास करने वाले, उन सब के लिए आप देखिएगा सुख शांति समृद्धि खुशहाली होगी। उनके व्यापार बहुत तरक्की कर रहे होंगे। यदि मैंने कितनी सरिया फैक्ट्री जो होती है, जो आयरन की रॉड बनाई जाती है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन में निर्माण में पूरी रॉड का प्रयोग किया जाता है, वह दक्षिण मुखी मैंने कितनी देखी, वह सब की सब बहुत अच्छी चल रही और अच्छा माल बेच रही, अच्छा कमा रही, क्योंकि वह लोहे का निर्माण कर रही हैं, सरिया बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार किस धातु का, किस मटेरियल का, किस ग्रह से संबंधित मटेरियल आप बना रहे हैं, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले हम भूमि दिशा को देख करके ना कह दें कि यह भूमि ठीक नहीं है। हम दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है भूमि की दशा। दशा यानी कि भूमि की एनर्जी, भूमि कैसी है, जागृत है, सुप्त है, बाधित है, निगेटिव है, आपके योग्य है कि नहीं, व्यापार की योग्य है कि नहीं, इसका निर्णय करने की अनेक मेथड है। फिजिकल, केमिकल, फिजिकल यानी कि उस मिट्टी को लेकर के उसे सूंघ करके और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख करके कहीं मेटेलिक एलिमेंट तो नहीं है। यदि जिस भूमि में बहुत ज्यादा धातु तत्व पाए जाते हैं, वह भूमि आपके निवास के लिए नहीं हो सकती। जैसे कि बिहार है, बिहार में सबसे ज्यादा धात्विक तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल डिपोजिशन है, लेकिन वह बिहार के बारे में मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
ये हाल होते हैं। लेकिन माफ कीजिए डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से बताया कि हमें जगह बताती है हमें किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए, तो क्या कोई ये सोचे कि हमने ये भूमि खरीदी है और यहाँ पर हमें कपड़े का व्यापार करना चाहिए, लेकिन कपड़े के व्यापार के लिए वो जगह सुटेबल नहीं है, तो क्या अपना जो माइंड है वो कपड़े के व्यापार से बदल के लोहे का व्यापार करना चाहिए? यदि उसे अपनी कुंडली की स्टडी करना चाहिए कि उसे लोहे का व्यापार सूट हो रहा कि नहीं, या कपड़े का ही करना चाहिए और कपड़े योग्य नहीं है तो उसे योग्य बनाया जा सकता है। ये है हमारे option हमारे आचार्य, पास। जी हाँ, जी हाँ, मैं चाहूंगी यहाँ पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सुने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल कि बना बिल्कुल। possible है। मैं मैडम बड़े दावे के साथ कह देना चाहता हूं यहां पर कि यदि जो भूमि जिस लायक नहीं हो उस लायक बनाया जा सकता है। जिस तरह से किसी एक बच्चे को जब जन्म लेता है उसके बाद शिक्षा में जिस उसमें डाला जाता है उस लायक बना दिया जाता है, ठीक जब कच्ची मिट्टी रहती है, जब कुम्हार के यहाँ मटका बनता है, वह जिस आकार जिस शेप का बना देना चाहता है बना सकता है जब तक मिट्टी है। इसी तरह से जब मिट्टी आपकी रहती है आप उसे जिस लायक बनाना चाहे उस लायक बना सकते हैं, बशर्ते कि उस मिट्टी को उसका जब रूप और आकार बनने के पूर्व उस पर ऐसी रासायनिक ऐसी प्रयोग किए जाएं कि उसके केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन को बदल दिया जाए। और रासायनिक संगठन को कौन बदल सकता है? क्या मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति आपको लगेगी कि जरा सी यदि आपकी गौशाला की जरा सी मिट्टी आपकी मात्र 1 किलो 1.25 किलो मिट्टी आपके पूरे की पूरी मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन को बदल देती है। यदि आपके ब्रशकोप की मिट्टी, आपके भौरों के द्वारा लाई गई मिट्टी, या आपको किसी ऐसे निवास बनाना हो कि जिसमें आपको कभी डिप्रेशन ना आए, तो उन ऐसे घरों की मिट्टी के नीचे आप किसी राजघराने राज किलों की मिट्टी को लेकर के आइए और आप ईशान कोण पर डाल दीजिएगा, तो आपका पूरी की पूरी मिट्टी का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरह से एक बट वृक्ष का छोटा सा बीज जो खसखस के दाने के बराबर होता है, लेकिन बट वृक्ष कितना हो जाता है। यानी हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं, बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आप सहमत हैं या और आपको लगता है कि आपके मन में और भी कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है क्योंकि आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप अपने प्रश्न को हमारे इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं, हम उसे शामिल करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य आप तक पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आते हैं यहाँ पर, आपने कहा हम भूमि का प्रशिक्षण किस तरीके से करें, आपने यहाँ पर चीज़ें बताई, लेकिन ये एक वास्तु एक्सपर्ट ही कर सकता है, एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। निश्चित रूप से वास्तु एक्सपर्ट नहीं कर सकता। वास्तु एक्सपर्ट कोई भगवान नहीं है, पहली बात। बहुत सारे लोग जो वास्तुविद करेंगे वो आप भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? यही प्रश्न तो उठता, अगर एक आम व्यक्ति को ये पता लग जाए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो शायद सामने वाला उन्हें बेवकूफ आप कुछ मत करिएगा, आप उस भूमि पर जाइएगा। मैं 3 सूत्र देता हूं जिसमें कोई आपको केमिकल, कोई आपको बायोलॉजिकल, कोई बॉटनिकल, मैकेनिकल, डाउजिंग किसी भी चीजों के प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये डाउजिंग मेथड है, ये सिर्फ डाउजर जो होगा वास्तुविद वही कर सकेगा। जब कोई एक बहुत बढ़िया मिट्टी का परीक्षण जानता होगा तभी कर सकेगा, लेकिन कुछ परीक्षण मैं बताता हूं जो कि आप स्वतः कर सकेंगे। एक परीक्षण ऐसा है कि जब आप जिस भूमि पर जाते हैं तब आप अपना स्वर देखिएगा कि कौन सा जाने से पूर्व, और जब मिट्टी पर पैर रखते ही भूमि पर, तब आप अपना विचरण करने के बाद स्वर देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, उसमें कौन सा तत्व चल रहा है। स्वर अर्थात यहाँ पर जरूर मैं दर्शकों को स्वर यानी कि सब कुछ ही तो स्वर है। आप जो सांस लेते हैं और सांस वायु आपके दोनों नासिका छिद्रों से जब एक के बाद एक वायु बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं, जिसके लिए चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, इनकी उपमा दी गई है। यदि आपको वह भूमि निगेटिव होती है तो आपका स्वर और तत्व विपरीत चल जाते हैं। जब जिस भूमि पर वह पॉजिटिव होती है यानी उस भूमि पर चंद्र स्वर और पृथ्वी और जल तत्व चल जाते हैं, और निगेटिव होती है तो सूर्य स्वर और वायु और अग्नि तत्व चल जाते हैं। अब चूंकि अब पुनः आप कहेंगे कि ये तत्व क्या है, स्वर क्या है, देखिए इसके लिए आपको ज्ञान, हमारे जितने भी पूर्वज लोग रहे हैं वह सबको ज्ञान हुआ करता था। यह ज्ञान
एक ऐसा ज्ञान है स्वर विज्ञान का, जो व्यक्ति को स्वर का ज्ञान हो जाए, उसके बाद उसे किसी ज्योतिष की, उसे किसी वास्तु की, उसे किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र की कोई जरूरत नहीं होती। वह स्वर के माध्यम से भूमि कोई परीक्षण ही नहीं, व्यक्ति का परीक्षण ही नहीं, शुभ अशुभ का परीक्षण ही नहीं, बल्कि उसकी एक एक सांस, एक एक कदम पर यह बता देती है हर सांस कि आपका यह रखा जाने वाला कदम सफल होगा या असफल। इतनी बड़ी शक्ति इसमें होती है। आपके स्वर विज्ञान में 72,000 नाड़ी हैं, जो अंकुर की तरह आपके शरीर के अंदर फैली हुई हैं। इन नाड़ियों से ही वायु वेग निकलता है, और जब आप अस्वस्थ हो जाते हो तो आपका स्वर खराब हो जाता है। जब भूमि अस्वस्थ होती है तो आपका भूमि पर पैर रखते ही आपका स्वर विपरीत चलने लग जाता है। तब आप समझ जाएंगे कि आपकी यह भूमि न निवास योग्य है, न आपके किसी व्यापार योग्य है। एक अभी मैं किस्सा बताता हूं। एक जगह मैं अभी गया, भूटान, तो वहां पर कुछ पोर्शन ऐसा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत बड़े आदमी के लिए गया था। एक पोर्शन ऐसा था कि जहाँ पर मैं पहुँचा और मेरी दोनों नाड़ी चलने लगी, यानी सुषुम्ना, जब मेरी दोनों नासिका छिद्र चलने लगी, तब मैंने तत्काल कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, यह तो जोन या क्षेत्र ठीक नहीं है। तत्काल ही जो एमडी थे वह कहने लगे कि जब से ये फैक्ट्री लगी है, इसमें दिक्कतें ही दिक्कतें प्रारंभ हो गई हैं। जब भी मैं ये प्लांट चालू करता हूँ, तब वह गुप्ता जी बोले, संजय जी, कि मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, भेजा चढ़ जाता है, क्योंकि यह प्लांट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह क्षेत्र जो था सुषुम्ना नाड़ी का था। इसलिए नाड़ी से देख करके। दूसरा, आप उस भूमि का परीक्षण जब आप पहुँचें, तो आप एक शांत ईशान कोण या पूर्व दिशा में उस स्थान पर बैठ जाइए, अपने इष्ट का स्मरण करिए, आंख बंद कर लीजिएगा, अंतर में खो जाइएगा, नमोकार मंत्र की एक माला करिएगा, या आप अपने कोई भी मंत्र का उच्चारण मन में करिएगा, और आप देखिएगा कि यदि आपका मन एकाग्र स्थिर हो जाता है तो वह भूमि ठीक है, नहीं होता तो वह भूमि योग्य नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं जो भूकंप आते हैं और जिसकी वजह से मकानें गिर जाती हैं, नए नए मकान गिर जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वर्षों पुराने मकान गिरते हैं। कई बार देखा जाता है 2 साल पुराना मकान है वो भी गिर जाता है भूकंप के कारण, या कोई और रीज़न होता है वो गिर जाता है, और एक साथ जितनी बिल्डिंग्स होती हैं सब नीचे गिर जाती है। तो क्या हम ये मान सकें कि वो भूमि मकान के लिए सुटेबल नहीं थी, या जब उस भूमि का, उसमें मकान का निर्माण हो रहा था, उस वक्त सही वास्तुविद से हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया था? देखिए मैडम, ये प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा में समुचित सब पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस आपदा में भी आपने, जैसे गुजरात में आई थी, तब ऐसे अनेक घर मैंने खुद जाकर के विजिट किया और देखा और पाया कि एक ही बिल्डिंग में कई लोग दब गए, कई लोग बच गए। आखिर क्या वास्तु थी? जब पाया गया तो उसमें बहुत सारे रहस्य खुल के आए। कि एक जो रहस्य खुल के आया था वो मैं बता देना चाहता हूं कि एक माँ थी जो प्रतिदिन वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाती थी, और उसकी आयु 68 ईयर थी, और उसके सारे बच्चे सब डेथ हो जाती है, लेकिन वह बच जाती है क्योंकि वह वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बनाती थी। उसे कोई भी भूकंप का भी प्रभाव नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से वास्तु के बारे में जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के भी जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी ये जानकारी पहली बार ही सुन रही हूँ। तो आपके माध्यम से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हर कोई वास्तु की डेफिनेशन अगर हम किसी से पूछते हैं कि वास्तु क्या है, तो वास्तुविद जो होते हैं वो कहते हैं आपके घर में जो घर के जब हम निर्माण करते हैं तो प्रॉपर पोजीशनिंग को हम वास्तु कहते हैं। तो क्या इतना मान लेना मात्र काफ़ी है कि यह वास्तु है? समूची सृष्टि ऊर्जा के सम्मान चक्र से चलती है। यहां तक कि मानव का शरीर भी ऊर्जा के वशीभूत है। जमीन पर निर्मित फसल, बंगले, कारखाने, ये सब ऊर्जाओं के वशीभूत हैं। इस समूची सृष्टि में ऊर्जा भरी पड़ी हुई है, लौकिक अलौकिक रूप में। इस लौकिक और अलौकिक ऊर्जाओं का दिशागत परीक्षण का नाम है वास्तु, और इस शिल्पी को कहते हैं वास्तुविद।
जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर लेना चाहूँगी अपने दर्शकों का। उन्होंने भेजा है कि एक बार उनके घर में एक वास्तु एक्सपर्ट आए थे और उनका जो मेन गेट का फेसिंग है वो साउथ साइड में है, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको आप चेंज करवा लीजिए, इसे ब्लॉक करवा के इसकी फेसिंग दूसरे साइड करवा दीजिए ताकि आपके घर में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो रुक जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो क्या आगे प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, यदि आपको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और आपका घर दक्षिण मुखी है, यानी कि आपका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दक्षिण दिशा में निर्मित है, तो निश्चित रूप से आपके घर के मुखिया की कर्क मकर कन्या राशि होगी अथवा उसका जन्म 18 या 9 का होगा, जिससे मूलांक 9 बन रहा होगा। ऐसे में निश्चित रूप से दक्षिण मुखी मकान में निवास कर सकता है व्यक्ति, यदि उसकी कर्क मकर कन्या राशि या 9 मूलांक होता है। ऐसे कोई निवारण का उपाय नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो उस घर में ही निवास करना चाहिए। जूलॉजिकल नॉलेज क्यों होना चाहिए इसके बारे में आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में नहीं, क्योंकि वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन हाँ, यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वास्तु अदालत में आज हमें कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डॉक्टर साहब से जाने जो कहीं ना कहीं हमें भ्रमित कर रहे थे, जिसे हम लगातार सोच रहे थे आखिर ऐसा होता है तो होता क्यों है। क्या हमारे जीवन में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते रहेंगे अगर हम वास्तु के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे? और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर लेकर हम कल पुनः इस एपिसोड में उपस्थित होंगे, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब से यदि आप भी कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वास्तु से संबंधित तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। वास्तु अदालत की आज की इस कड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार यहाँ आके हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। जय जिनेंद्र। क्या आप वास्तु की समस्त भ्रांतियों का पर्दाफाश कर एक कुशल और सफल वास्तुविद बनना चाहते हैं? तो आज ही वास्तु गुरु डॉक्टर राजेंद्र जैन जी M.Tech PhD वास्तुविद भूवैज्ञानिक के निर्देशन में दिनांक 21 से 24 मई तक होटल ग्रैंड रॉयल इंदौर में आयोजित होने वाले जियो वास्तु ट्रेनिंग में अति शीघ्र रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी तक देश में सैकड़ों वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से शिक्षा ग्रहण कर एक कुशल वास्तुविद के रूप में देश को सेवाएं दे रही हैं। तो फिर अपने सपनों को करें साकार। आज ही संपर्क करें। स्थान सीमित है। 09826909074, 08103877792। ईमेल एड्रेस geocad1008@gmail.com।